नमस्कार दोस्तों, यदि आप किसी रेजिडेंट सेलर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बायर को टीडीएस काटना होता है यदि वैल्यू 50 लाख या उससे ज़्यादा है। इसके लिए अब गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट की गई है टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में। दोस्तों टीडीएस काटा जाएगा 1% से ही काटा जाएगा। जो सेलर है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, लेकिन हायर रेट से काटा जाएगा, यानी कि जो सम ये आप पे करेंगे या फिर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की, इन दोनों में से जो भी फिगर हाई होगी उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना है। लेकिन टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है यदि जो अमाउंट पे किया जा रहा है और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 50 लाख रुपए से कम है। दोस्तों इस एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका एग्रीमेंट टू सेल हुआ है 48 लाख का, आपको कंसिडरेशन पे करना है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की 50 लाख रुपीज़ है। तो इस केस में 50 लाख के ऊपर टीडीएस कटेगा 1%, यानी कि 50,000 रुपीज़। इस प्रकार आप जो सेलर को अमाउंट पे करेंगे 48 लाख, इसमें से जो टीडीएस आपने काटा है 50,000 वो लेस करके बैलेंस पेमेंट करेंगे और ये 50,000 रुपीज़ का टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है कि यदि एग्रीमेंट जो है वो 31 मार्च 2022 से पहले एंटर हो गया था और आपने टोकन अमाउंट पे किया था, बैलेंस अमाउंट आपको पे करना है, तो उस केस में टीडीएस किस रेट से काटा जाएगा। ये प्रोविज़न 1 अप्रैल 2022 से लागू हुई है। तो दोस्तों मान लीजिए 48 लाख रुपीज़ का सेल कंसिडरेशन था और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 51 लाख थी। तो जो बैलेंस पेमेंट आप इसमें करेंगे 48 लाख की आफ्टर 1 अप्रैल 2022 करेंगे, तो क्या इस केस में आपको जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग टीडीएस काटना है। इसके ऊपर कन्फ्यूज़न है क्योंकि कैनरा बैंक ने के केस में ये जजमेंट दी गई थी ट्रिब्यूनल के द्वारा कि जो टीडीएस है वो काटा जाता है जब पेमेंट की जाती है, क्रेडिट की जाती है। लेकिन यदि सोर्स का टाइम ही एक्सपायर हो चुका है तो उसके बाद टीडीएस की लायबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब सोर्स के टाइम पे टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करना था। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो 50 लाख से कम कंसिडरेशन पे किया जा रहा है, इसलिए जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे सीबीडीटी को क्लैरिफिकेशन इशू करनी चाहिए कि इस केस में जो टीडीएस की प्रोविज़न है वो किस प्रकार एप्लीकेबल होंगी। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन की कंसीडर करनी है। क्या जिस दिन आपने एग्रीमेंट साइन किया है, एग्रीमेंट टू सेल, उस दिन की कंसीडर करनी है, या फिर जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल डीड की उस दिन की आपको कंसीडर करनी है। मान लीजिए यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल एंटर हुआ 5 अप्रैल 2022 को, सेल कंसिडरेशन 48 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन 47 लाख है। लेकिन अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपवर्ड रिवाइज हो जाती है जिस दिन आप इसकी रजिस्ट्री कराएंगे सेल डीड, तो 51 लाख की यहाँ पे अपवर्ड रिवीजन की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या इस 51 लाख के ऊपर अब आपको टीडीएस काटना होगा। तो दोस्तों जो हमने अभी कैनरा बैंक का केस डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग तो हमें जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है वो देखना है। उस दिन हमारी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू कम थी 50 लाख से, इसलिए हमारी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन इसके ऊपर भी सीबीडीटी को क्लैरिफिकेशन जारी करनी चाहिए कि इस केस में टीडीएस किस प्रकार कटेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।